हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा राठौड़ आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ ऑन श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा हम लोग हमारी 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ नई बातें जानी हैं, बहुत सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, बहुत सारे नए नए वर्ड्स से हम लोग मिले हैं और साथ ही साथ हमने बहुत सारी बातें ऐसी पढ़ ली है जो हमें आगे हेल्प करने वाली हैं। क्लियर है बात आप सभी को। तो आई थिंक आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली रिवाइज कर रहे हो अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो इसी होप के साथ कि आपको सब समझ आ रहा है, हम लोग हमारी 11th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सा, परमाणु की संरचना। हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है परमाणु की संरचना, ये मेरे ख्याल से आपके लिए आप फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे हैं। आपने इसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी चैप्टर फिर से पढ़ने के पीछे कारण ये है कि आपने जो भी बातें परमाणु की संरचना से संबंधित जो भी बातें आपने पहले पढ़ चुकी हैं वो सिर्फ एक जनरल नॉलेज था इस संबंध में। अब से जब आप 11th क्लास के हो, आ गए हो, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक, उसमें आप लोगों को काफ़ी डीप में जाना है और काफ़ी सारी नई नई बातें यहाँ पे आपको जानने को, समझने को मिलेंगी, जो शायद आज से पहले आपने नहीं जानी होंगी, नहीं समझी होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा नया चैप्टर। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी विद सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, परमाणु की संरचना। ओके एवरीबॉडी, देखिए परमाणु के बारे में यदि हमें पढ़ना है तो हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी परमाणु सिद्धांत की आधुनिक अवधारणा के संबंध में। लेकिन आधुनिक अवधारणा स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो इसका हिस्ट्री था वो पता कर लेते हैं कि परमाणु जो है, इसे हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि परमाणु जो है एक सबसे सूक्ष्म कण है। क्लियर है, सबसे सूक्ष्म कण है जिसने सभी प्रकार के पदार्थ को बनाया है, जिसने सभी प्रकार के पदार्थों को बनाया है। यानी जितने भी पदार्थ होगा, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी में कौन उपस्थित होगा? परमाणु अवश्य रूप से उपस्थित होगा। ये बात हमें पता है कि हम यूँ कहें कि सूक्ष्म, या फिर यूँ कह दें कि सूक्ष्मतम कण है, तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जितना हम जानते हैं, हमने समझा है, हमने पढ़ा है, हमने जाना है, उसके अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। क्लियर है बात एवरीबॉडी। तो अब हम देखते हैं कि अब जब हम 11th क्लास में आ गए तो अब हमें इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन सी नई नई बातें जाननी है। क्लियर है बात। तो आधुनिक अवधारणा का मतलब क्या है? जो बात हम जान चुके हैं उसी में कुछ और नई चेंजेस किए गए हैं, कुछ और नई बातें ऐड की गई हैं। तो उसके अनुसार हमने क्या देखना है कि परमाणु का जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या नई बातें जुड़ गई हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आधुनिक अवधारणा जो हम पढ़ रहे हैं परमाणु सिद्धांत के। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनोगे और समझोगे और नोट डाउन करोगे। ओके एवरीबॉडी, चलिए आइए चेक करते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? परमाणु संरचना का आधुनिक मॉडल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? परमाणु की संरचना से संबंधित। परमाणु क्या होता है? सूक्ष्मतम कण है, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन पहले हम ये मानते थे कि परमाणु जो है वो है अविभाज्य कण है। मानते थे कि नहीं? वह अविभाज्य कण है। लेकिन धीरे 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 जब और रिसर्च हुई तब पता चला कि यह अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह भी कुछ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो ये कैसे पता चला? ये आज हम जो आधुनिक अवधारणा पढ़ रहे हैं उसी में हमें ये सब बातें जानने को मिलेगी। तो मैं क्या बता रही हूँ फर्स्ट पॉइंट में कि हम जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं परमाणु की आधुनिक अवधारणा, वह किस पर आधारित है? वह है तरंग यांत्रिकी पर आधारित। तरंग यांत्रिकी का क्या मतलब है? कुछ नहीं बेटा, ये आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, यूँ कह दूँ फिजिक्स की बहुत इम्पॉर्टेंट शाखा है जिसे हम कहते हैं तरंग यांत्रिकी। इसमें हम तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, तरंगों का गमन, तरंगों का रुकना, तरंगों का संचरण, तरंगों का जुड़ना, तरंगों का आपस में टकरा जाना, ये सब यहाँ पे पढ़ा जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है।
क्लियर है? इवन फिजिक्स में भी आप शायद ही पढ़ेंगे टॉपिक, आपके बड़े होने के बाद कॉलेजेस में ये बात आपको पढ़नी होती है। क्लियर है? तो परमाणु की संरचना की जो आधुनिक अवधारणा है वो सिर्फ केमिस्ट्री पे बेस्ड नहीं है बेटा, बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो वहाँ पे लगाए गए हैं, और तभी हम यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तरंग यांत्रिकी। क्लियर है बात? इस शब्द से रिलेटेड और ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सर्वप्रथम परमाणु को अविभाज्य कण का मॉडल डाल्टन ने दिया था। बिल्कुल हम ये बात जानते हैं, ये बात तो हमने बहुत बार सुन चुकी है, और अब हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ भी आ गई है कि डाल्टन नामक जो वैज्ञानिक था जिन्होंने सर्वप्रथम परमाणु से संबंधित सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात क्या बताई थी? यही बताई थी कि आप किसी भी परमाणु की बात करो वह टोटली अविभाज्य होगा, यानी हम इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, ये बात उन्होंने बताई थी। क्लियर है बात? सबसे सूक्ष्मतम कण है। इसके बाद किंतु उसके बाद परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों की उपस्थिति सिद्ध हुई। तो डाल्टन ने जो बात कही थी वह बहुत पुरानी बात है, उस वक्त इसकी बात भी बिल्कुल सही थी, जो डाल्टन महाशय ने कह दिया था वो बात भी बिल्कुल सही थी बेटा। उस वक्त जितनी रिसर्च हुई थी उसके अकॉर्डिंग यही बात साबित होती थी कि परमाणु के और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तब पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसे भी विभाजित किया जा सकता है, यानी परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, उससे भी सूक्ष्म कुछ और कण भी हैं इस दुनिया में, और उन कणों का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ये 3 प्रकार के कणों की उपस्थिति जो है सिद्ध हुई। कहाँ सिद्ध हुई? परमाणु के स्वयं के अंदर। परमाणु के स्वयं के अंदर ये तीनों कण थे, यानी हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम नहीं है, क्योंकि जिसे हम सूक्ष्मतम कह रहे थे वो तो खुद कुछ और कणों से मिलकर बना है। क्लियर है? यानी यदि हम परमाणु को विभाजित करते हैं तो उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त होगा, प्रोटॉन भी प्राप्त होगा और न्यूट्रॉन भी प्राप्त होगा। क्लियर है बात? आगे देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक का नाम है, सुन रखा होगा आई होप आप लोगों ने, लेकिन अब इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, किंतु परमाणु स्पेक्ट्रमों की व्याख्या उस मॉडल से नहीं की जा सकी। तो बेटा ये रदरफोर्ड का जो नाम है बहुत बार आप सुन चुके हैं, हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इसके नाम को। और इसका जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था सोने की पन्नी का प्रयोग, बहुत इसके नाम के साथ वो प्रयोग बिल्कुल फेमस है। ठीक है, जब रदरफोर्ड का नाम आता है तो सोने की पन्नी का प्रयोग वो एकदम दिमाग में आता है, लेकिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे पर कुछ समय बाद। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। क्लियर है बात? तो रदरफोर्ड का नाम जब भी आता है सोने की पन्नी का प्रयोग ध्यान में आता है, और उस प्रयोग से ये ध्यान में आ जाता है कि रदरफोर्ड ने क्या प्रस्तुत किया था, कहीं ना कहीं परमाणु की संरचना को प्रस्तुत किया था, परमाणु मॉडल को बताया था कि परमाणु में जो भी कण उपस्थित हैं उनकी किस प्रकार की व्यवस्था है। बहुत अच्छा मॉडल था, डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स लिखेंगे, डायग्राम डिस्कस करेंगे, पूरा इसका एक्सपेरिमेंट जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कमी रह गई, क्या? जब और ज़्यादा रिसर्च की गई केमिस्ट्री के फील्ड में तब पता चला कि स्पेक्ट्रम करके कुछ शब्द हैं। उन स्पेक्ट्रमों के बारे में जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये बात आपको अभी नहीं पता है, लेकिन इसी चैप्टर में हम लोग स्पेक्ट्रम की बात भी करेंगे और बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। लेकिन अभी यहाँ पे इस टाइम पे मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड का जो मॉडल था या रदरफोर्ड खुद कोई बात क्लियर नहीं कर पाया था। क्यों? ये बाद की बात है, रदरफोर्ड के मॉडल देने के बाद स्पेक्ट्रम की प्राप्ति हुई थी। तो जब इससे वापस पूछा गया कि इस तरह की प्राप्ति क्यों हो रही है, उसका कोई जवाब ये नहीं दे सका था। क्लियर है बात? चलिए आगे वाला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट क्या बता रहा है। बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधित करते हुए
विकिरण के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। आप लोगों को भी ध्यान है, ये नाम भी आप सुन चुके हैं कि रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन 100% सक्सेस उसको नहीं मिल पाई। इसके बाद वैज्ञानिक आए थे नील्स बोर, इनका नाम आपने सुना है, और इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसी में कुछ चेंजेस किए, कुछ नया ऐड नहीं किया, उसी में कुछ परिवर्तन किया। जो भी इन्हें समझ आया वो सब बातें इन्होंने उसमें ऐड की, और इन्होंने जो मॉडल दिया वो किस पे बेस्ड था, क्वांटम सिद्धांत पे था। किसके, विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित मॉडल था। क्लियर है। तो बोर का मॉडल किस पे आधारित था, विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। किससे रिलेटेड हैं, परमाणु की आधुनिक अवधारणा। क्लियर है बात परमाणु के बारे में। अब क्या क्या रिसर्च लेटेस्ट हुई है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्लियर है, द्रव्य की द्वैत, द्वैत का मतलब क्या है, दो, एक साथ में दो तरह की प्रकृति होती है। कौन सी, कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति। क्लियर है बात, मैं आपको फिर समझाऊंगी। द्रव्य की द्वैत प्रकृति का जो टॉपिक है हमें इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ द्वैत का मतलब है दो। क्लियर है। तो द्रव्य की द्वैत प्रकृति कौन कौन सी होती है, दो तरह की प्रकृति। द्रव्य कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान भी व्यवहार करता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तथा अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत बहुत फेमस सिद्धांत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु के संरचना का जो पार्ट है उसका बहुत फेमस सिद्धांत है अनिश्चितता का सिद्धांत, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तथा इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षकों में वितरण एवं स्थिति के नियम ज्ञात किए गए। आधुनिक अवधारणा में और कौन कौन सी बातें पता चली बेटा, देखो सबसे पहली बात यूं लिख दूं मैं, ए पॉइंट बना दूं इसको, द्वैत प्रकृति के बारे में पता चला। किसकी, द्रव्य की प्रकृति दो होती है, एक साथ में दो तरह का नेचर शो कर सकता कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो। इसके अलावा और आधुनिक अवधारणा में किसकी चर्चा की गई, अनिश्चितता सिद्धांत की। किससे संबंधित है, परमाणु से संबंधित है। क्लियर हो रही है बात। तो सेकंड बात ये पता चली, ये सब हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है, ध्यान लगाते जाना। अगला, इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षकों में वितरण, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं। अच्छा, हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित हैं, परमाणु में स्थित होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन परमाणु के अंदर उनकी स्थापना कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 10 हैं, दूसरे में 40 हैं, तो 10 और 40 इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार करना है हमें, ये बात भी हमें क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी, जब हम इन इलेक्ट्रॉनों के वितरण और इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के अंदर स्थिति से संबंधित नियमों को पढ़ लेंगे, यानी हमें नियम भी पढ़ने हैं। क्लियर है बात। ओके, अगला देखिए क्या पॉइंट है, परमाणु यानी एटम। परमाणु को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा, एटम कहते हैं। क्लियर है। एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है मतलब ग्रीस की जो भाषा है, ग्रीक वहां से आया है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। क्या अर्थ होता है इसका, अविभाज्य। क्लियर है। सन 1808 में जॉन डाल्टन, एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने, जॉन डाल्टन का नाम आ गया, सबसे पहले इनका नाम आता ही है हमेशा, जब भी आप परमाणु के संबंध में अध्ययन करते हैं तो इनका नाम सबसे पहले आता है, तो यहाँ भी आ गया। क्लियर है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, पढ़ना हमें आधुनिक अवधारणा ही है, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट तो करना ही पड़ेगा, तो बस वही रिलेशन हम लोग यहाँ पे मेंटेन करके चल रहे हैं। द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा इस सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, किसके, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संघटन के नियम तथा बहुगुणिता अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी।
तो जिस सिद्धांत की, जिस वैज्ञानिक की हम बात कर रहे हैं, कौन है वो? जॉन डाल्टन। सबसे पहले इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत दिया था। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में जो भी बातें बताई थी वो इन्होंने बताई थी। और इन्हीं ने जो बहुत सिंप्लीफाइड सिद्धांत था, आज के लिए वो बहुत सिंप्लीफाइड है, उस सिद्धांत के आधार पर जो डाल्टन ने दिया था, परमाणु संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के जो भी नियम थे, स्थिर संगठन के जो नियम थे, बहुगुणिता के जो नियम थे, उन सबको बहुत भलीभांति, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली समझाया जा सका था। उससे पहले ये बातें क्लियर नहीं थी। आई होप समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, और इनके सिद्धांत के आधार पर परमाणु से संबंधित, द्रव्य से संबंधित जितने भी नियम हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, उन सभी को क्लियर किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु प्रत्येक तत्व की मूल इकाई है। तो डाल्टन का सिद्धांत भी थोड़ा सा देखना बनता है, हालांकि हिस्ट्री की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखेंगे हम कि डाल्टन का सिद्धांत क्या बताता है कि परमाणु होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम कण कहते हैं। यह प्रत्येक तत्व की मूल इकाई है, यानी कोई भी तत्व ऐसा नहीं होगा जिसमें परमाणु उपस्थित ना हो। क्लियर है बात? सभी तत्वों में परमाणु अवश्य रूप से उपस्थित होगा, उसकी संख्या विभिन्न भिन्न हो सकती है। आगे देखिए, किंतु 19वीं सदी के अंत में यह ज्ञात हुआ कि परमाणु को, किसकी बात हो रही है बेटा? फिर से परमाणु की बात हो रही है। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि अवपरमाणविक कणों में विभाजित किया जा सकता है। किसमें बेटा? अवपरमाणविक कणों में। किसमें? अच्छा, अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि अवपरमाणविक कण किसे कहते हैं, नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं अवपरमाणविक कण वे कण हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी तत्व के परमाणु के भीतर पाए जाते हैं, या सीधा सीधा लिख दो परमाणु में उपस्थित। परमाणु में उपस्थित कणों को क्या कहते हैं? अवपरमाणविक कण कहते हैं। और इनके नाम लिखने का प्रश्न आएगा तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बस हो गया, प्रश्न मिल गया आपको नंबर। इतना इजी, इतना सिंपल। क्लियर है? आगे देखिए, यह धारणा डाल्टन की धारणा से भिन्न थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाल्टन ने हमें क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण हैं, यानी उसकी धारणा गलत साबित हुई यहाँ पे, बिल्कुल हुई जी। आगे देखिए, इस अध्याय में हम 3 अवपरमाणविक कण, कौन कौन से अभी बताया था आपको नाम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक बात पढ़नी है हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु की संरचना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने क्या कहा है? अवपरमाणविक कण कहा है। यानी परमाणु जिसे हम एक बहुत सूक्ष्म कण मानते हैं, वो जिन कणों से मिलकर बना है, पहले हम उन अवपरमाणविक कणों के बारे में पढ़ लेंगे, तभी तो परमाणु के बारे में जान पाएंगे। समझ आ रही बात? तो पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंप्लीट स्टडी करेंगे, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद परमाणु, मतलब जो इन तीनों से मिलकर बना है। क्लियर है? जो इन तीनों से मिलकर बना है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? होप, आई होप सभी को समझ आ रही है बातें। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस बात को, और इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्राई भी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज क्या था? इलेक्ट्रॉन याद आ रहा है? अवपरमाणविक कण था। कहाँ उपस्थित होता था? सभी प्रकार के परमाणुओं में, चाहे तत्व कैसा भी हो, कोई भी तत्व हो, सभी में परमाणु होंगे और सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु के मध्य उपस्थित होता है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे पता चला उसकी हम बात कर रहे हैं।
क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार की गई वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा, सन 1830, थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे आप, सन 1830 में माइकल फैराडे, नाम याद रखेंगे, माइकल फैराडे। फैराडे का नाम जो आपने आज सुन लिया है, अब ये नाम आपको कभी नहीं भूलना है, बार बार आपको इसे सुनने को मिलेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। समझ रहे हो, मैं आपको उसको समझाऊंगी, पहले थोड़ा देख लो क्या लिखा गया है, फिर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। तो बेटा माइकल फैराडे का नाम आप जब भी सुने, आज सुन रहे हैं और आज के बाद जब भी सुने, अपने आप से दिमाग लगा लेना कि फैराडे का नाम कहाँ पे यूज होता है। जब किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान आ रहा है, आपने शायद सुना होगा ये वर्ड, विलयन में से विद्युत धारा यदि प्रवाहित करेंगे तो विलयन का क्या होगा, विघटन होगा। अंडरस्टूड, विलयन टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, किसके कारण से, इस विद्युत धारा के कारण से। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा की उपस्थिति में किसी भी विलयन का विघटन होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। अंडरस्टूड। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फैराडे का नाम हमेशा कहाँ आता है, विद्युत अपघटन में आता है। क्लियर है बात, फैराडे का नाम मतलब विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन को मैंने आपको समझा दिया है, विद्युत की उपस्थिति में अपघटन। अपघटन मतलब विघटन, और विघटन मतलब टूटना, वियोजित होना। क्लियर है बात। तो माइकल फैराडे ने बेटा क्या बताया सबसे पहले कि यदि हम किसी भी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा के कारण क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है मैं आपको चित्र के माध्यम से बताती हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। मे भी आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, इस बात को भूलना नहीं है आप सभी को। ये देखिए, यदि हम विद्युत अपघटन की बात करते तो बेटा किस प्रकार कराया जाता है, हम एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में हम लोग कोई लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी लिक्विड यानी विलयन। क्लियर है। और ये जो विलयन है, इस विलयन को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। इस विलयन को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। अब हम क्या करते हैं, इस विलयन में कोई भी दो छड़ें लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दो धात्विक छड़ें लगाते हैं। एक छड़ मैंने ये लगा लीजिए, क्लियर है, दूसरी छड़ यहाँ लगा दी मैंने, ठीक है। ये जो मैंने दो धातु की छड़ें उपयोग में ली हैं, इन धात्विक छड़ों को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इन धात्विक छड़ों को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने इतना काम कर लिया, इन धात्विक छड़ों को हम लोग बैटरी के माध्यम से जोड़ते हैं, स्विच लगाते हैं ताकि करंट फ्लो हो सके। क्लियर हुई बात, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से इस विलयन में धारा प्रवाहित होगी और यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो बाहर हमने जो कांटेक्ट बनाया है, जो कनेक्शन बनाया है, वो किसके माध्यम से बनाया है, तार के माध्यम से। लेकिन यहाँ इन दोनों छड़ों के मध्य, विलयन के मध्य कनेक्शन किसने बनाया है, इस विद्युत अपघट्य ने बनाया है। तो बेटा अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे सभी। यहाँ पे अल्टीमेटली होता क्या है, कुछ पदार्थ एक धात्विक छड़ से विलयन में जाता है और कुछ पदार्थ विलयन से धात्विक छड़ पे निक्षेपित होता है, यानी विसर्जन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। कहाँ होता है, इलेक्ट्रोड पर। दोनों क्रियाएं कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रोड पर हो रही है। क्लियर है बात। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोड का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्या है इलेक्ट्रोड, ये दोनों धातु की छड़ें, ठीक है, जिसका हम उपयोग कहाँ करवा रहे हैं, जब हम विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। हमें अभी विद्युत अपघटन नहीं पढ़ना है, बट माइकल फैराडे का नाम विद्युत अपघटन से संबंधित है और विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात यहाँ पे क्लियर की है। आई होप समझ आ रही है बात आपको,
ठीक है। और विसर्जन निक्षेपण का मतलब मैंने आपको बता दिया, विसर्जन मतलब निकलना, किसी चीज का चले जाना, छूट जाना। निक्षेपण मतलब जमा होना। तो यहाँ से कोई पदार्थ विलयन में जा रहा है यानी विसर्जित होता है, यहाँ से कोई पदार्थ धात्विक छड़ पर जा रहा है यानी निक्षेपित होता है। तो इन सब बातों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था। यानी पूरी जो विद्युत अपघटन की क्रिया विधि है, पूरी जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है, उसके बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, अभी के लिए आपको यही बात ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। तो फैराडे ने तो विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की, लेकिन यदि हम परमाणु की संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो विद्युत धारा किस में से प्रवाहित करनी है? किसी विलयन में से नहीं, बल्कि गैस में से। किस में से? गैसों में से। अब अभी अभी जो मैंने आपको चित्र दिखाया था उसमें हमने एक पात्र लिया था, विलयन भरा था और विद्युत धारा प्रवाहित की थी 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य से। अब जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमें गैसों में से धारा प्रवाहित करनी है, तो गैस को कहाँ लेंगे? अगर हमने गैस को खुला छोड़ा वो तो उड़ जाएगी। यानी वैसा पात्र जैसा हमने विद्युत अपघटन के लिए, विलयनों के विद्युत अपघटन के लिए उपयोग में लिया था, वैसा गैसों के विद्युत विसर्जन के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि गैस को अगर आपको स्टोर करना है, कहीं पे भी रखना है, तो वो पात्र कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो हमें एक्सपेरिमेंट किसके साथ करना है? करना तो गैस के साथ है, लेकिन किस प्रकार करेंगे ये हमें अब डिस्कस करना है। आगे देखिए बेटा, इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में हमें यह मूल नियम ध्यान में रखना होगा। किसकी बात कर रही हूँ? देखो ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बातें बता रही हूँ आपको। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। क्यों? हम विद्युत अपघटन नहीं पढ़ रहे हैं, हम परमाणु की संरचना को जानना चाहते हैं। यदि हमें परमाणु के बारे में जानना है तो विद्युत का संबंध किससे करना है? किसी गैस से करना है। क्लियर हुई बात? यदि मैं गैस से विद्युत धारा प्रवाहित करती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? वो एक प्रयोग है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना जरूरी है बेटा? आवेशित कण। किसके बारे में? आवेशित कण। और इन आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में आपको जानना होगा। कौन सा व्यवहार होता है? कुछ ज्यादा नहीं है। आवेशित कण का मतलब क्या है? वो कण जिसपे कोई आवेश हो। ठीक है, आवेशित कण का मतलब क्या है? वह कण जिसपे कोई आवेश हो। और आवेश कितने प्रकार का हो सकता है आपको बहुत अच्छे से पता है। एक होता है पॉजिटिव आवेश, एक होता है नेगेटिव आवेश। धनावेश, पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं, और नेगेटिव को हम कहते हैं ऋणावेश। इतनी बातें आप लोग जानते हो मेरे ख्याल से, और नहीं जानते तो आप ध्यान रखोगे। 2 तरह के आवेश होते हैं, पॉजिटिव को धनावेश, नेगेटिव को ऋणावेश कहते हैं। यानी यदि हम कणों की बात करेंगे तो कण, आवेशित कण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कुछ कण होंगे वे जिन पे धनावेश होगा, और कुछ कण होंगे वो जिन पे ऋणावेश होगा। क्लियर है? इतनी बात तो समझ आ रही है आपको? आगे देखिए, अब इनके व्यवहार के बारे में आपको ध्यान देना है कि यदि हमारे पास धनावेशित कण भी है और ऋणावेशित कण भी है तो ये किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखा गया है व्यवहार के लिए? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी यदि मैंने धनावेश और धनावेश को समीप रख लिया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा? इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण का मतलब है एक इधर दौड़ जाएगा दूसरा इधर। क्लियर है बात? लेकिन यदि मैं विपरीत आवेशित कणों को समीप रखती हूँ, यानी एक मैंने ले लिया धनावेश, दूसरा ले लिया ऋणावेश, तो अपने आप इनके मध्य आकर्षण होगा, ये दोनों एक दिशा में गमन कर जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? आकर्षण। क्यों आकर्षण हो रहा है? क्योंकि आवेश विपरीत है। यहाँ प्रतिकर्षण क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं? समान आवेश है। क्लियर हो गई बात? तो आवेश समझ आ गया, आवेशित कण समझ आ गया, वो कण जिसपे कोई ना कोई आवेश हो। कोई ना कोई मतलब या तो धन या तो ऋण, 2 ही प्रकार के आवेश होते हैं।
क्लियर है बात। और इन आवेशित कणों का व्यवहार हमने देख लिया। यदि समान आवेशित कण हैं तो प्रतिकर्षण, दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से। यदि विपरीत आवेश है तो आकर्षण, एक दूसरे के समीप आएंगे। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है जिसकी खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इनका नाम कभी नहीं भूलना है आपको। इलेक्ट्रॉनों की खोज मतलब थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब थॉमसन, जे थॉमसन। क्लियर है? और सन भी आपको याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रूक्स, इनका नाम भी आता है। देखो कई बार क्या होता है, जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। उसमें क्या करते हैं, जे थॉमसन भी दे देते हैं और एक ऑप्शन में आपको विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन दोनों दिया जाता है। अब आप सोचते हो यार हमने इलेक्ट्रॉन में तो थॉमसन का नाम सुना था, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिलता है दोनों के नाम के साथ तो आपको दोनों वाला करेक्ट करना है। इनका नाम भी नहीं भूलना है, विलियम क्रूक्स का भी। क्लियर है? तो कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रूक्स तथा जे थॉमसन ने वर्ष 1880 में विसर्जन नलिका का उपयोग करके की थी। कौन सी नलिका? देखो कौन से वैज्ञानिक है, विलियम क्रूक्स और थॉमसन, दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, प्रयोग और अपैरेटस, जो चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो यूँ कह दो इक्विपमेंट जो उन्होंने यूज़ किया था, उसका क्या नाम था? विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका का उन्होंने उपयोग लिया था। क्या होती है विसर्जन नलिका, ये मैं आपको समझाऊंगी, आपको प्रदर्शित करूंगी, चित्र के माध्यम से दिखाऊंगी, और किस तरह से ये प्रयोग संपन्न किया गया था वो भी हम लोग देखेंगे। अभी आपको जो याद रखने वाली बात है वो मैं बता रही हूँ, दोनों वैज्ञानिकों के नाम और जिस चीज़ का उपयोग लिया था उसे हम क्या कहते हैं, विसर्जन नलिका। इसमें अत्यंत कम दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ये जो बात मैंने अभी लास्ट लाइन में बोली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यदि आप वाकई में आवेशित कणों के व्यवहार को देखना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपको दो कंडीशन, दो परिस्थितियाँ चाहिए ही चाहिए। अगर दोनों परिस्थिति में से एक भी परिस्थिति आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपका प्रयोग असफल है। कौन कौन सी दो परिस्थितियां? देखो, अत्यंत कम दाब, आपका प्रेशर जो है, दाब जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, कम से कम। कितना? लगभग 10⁻⁻2 से -3 mmHg के मध्य। इससे ज़्यादा हुआ मतलब आपका एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल। दूसरी कंडीशन, तो पहली कंडीशन तो मिल गई आपको अत्यंत कम दाब, और दूसरी कंडीशन आपको मिल गई है उच्च विभव। कितना? लगभग 10,000 वोल्ट। इतनी पावरफुल आप बैटरी अगर लगाते हैं तब कहीं जाके आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकेंगे और जो अत्यंत सूक्ष्म कण हैं उनका व्यवहार देख सकेंगे। क्लियर हो रही है बात सभी के दिमाग में? तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। विसर्जन नलिका का क्या मतलब है वो ध्यान में रखना है। जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स का नाम कब लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जाता है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर है सभी को? एवरीवन? ओके, तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये जो विसर्जन नलिका शब्द यहाँ आया है, इसकी पूरी संरचना और इसमें परफॉर्म किया गया पूरा प्रयोग हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? अभी जितना बताया है उसको रिवाइज करोगे, जो नाम मैंने बताए, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई है उनको लर्न करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीबॉडी, आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।